हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग ऐसे तथ्यों और ऐसे मुद्दों पर बातें कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर हम लोग आज भी डिस्कशन करेंगे। और ऐसे तथ्यों पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं जिनकी एग्जाम की दृष्टि से इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी और संभावना है। और आपने फील भी किया होगा, अगर आपने लगातार क्लासेस अटेम्प्ट करी हैं, पूरी क्लास अटेम्प्ट करी हैं, तो मैं मानता हूँ कि इन क्लासेस के माध्यम से आपकी आधी जीएस जो है वो आपकी कंट्रोल हो ही गई होगी। तो आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपकी स्टार्टिंग करते हैं, आज बातें करेंगे। और आज हम बातें करेंगे आपकी महात्मा गांधी और उनके जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपकी तथ्य हैं, उनसे रिलेटेड तथ्यों पर आज हम लोग आपके डिस्कशन करेंगे। और आप जानते ही हैं कि कोई भी पेपर कंपटीशन का ऐसा है नहीं जिस पेपर में महात्मा गांधी और उनके जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया। तो उसी से रिलेटेड मुद्दे पर आज हम लोग आपकी डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से आपकी गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद पूरा देखा करें। कृपया करके आप पूरी देखा करें और पूरा मेमोराइज करें और लाइक के बटन को प्रेस जरूर कर दिया करें। तो शुरू करते हैं, गांधी जी से आपके स्टार्ट करेंगे और पूरा हम गांधी जी का जो प्रारंभिक आपकी आंदोलन उनका रहा है। और अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लगातार आपकी 2 या 3 क्लासेस में आपकी गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत में जितने भी मूवमेंट रहे हैं, जितने भी आंदोलन रहे, उन सारे आंदोलनों पर हम लोग आपकी डिस्कशन कर लेंगे आपकी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपकी, है ना। देखो, सबसे पहली बात है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। गांधी जी का जो जन्म है वो सभी को पता है आपकी, वो 2 अक्टूबर 1869 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ था आपकी पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ जो वर्तमान में आपकी गुजरात में पड़ता है। मुझे बड़े ध्यान से सुनते रहना और सारी चीजें आपकी पेट डाउन करा करें कृपया करके आपकी, है ना। इनका जन्म जो हुआ है वो गुजरात पोरबंदर में। इनकी अगर पिताजी का नाम बात करें तो पिताजी का नाम आपकी मोहनदास था। मोहन करमचंद्र था वैसे, करमचंद करमचंद्र गांधी इनके पिताजी का नाम था, आपकी करमचंद गांधी, है ना। इनकी अगर माता जी के बारे में बात करेंगे तो इनकी माता जी का नाम जो रहा है वो रहा है पुतली बाई। पुतली बाई इनकी माता जी का नाम रहा है, ठीक है। इनकी अगर हम शुरुआती शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो शुरुआती जो शिक्षा है वो इनकी राजकोट में ही संपन्न हुई। राजकोट, राजकोट के नजदीक ही आपकी पोरबंदर पड़ता है, राजकोट भी गुजरात में पड़ता है। इनकी शुरुआती जो आपकी एजुकेशन है, शुरुआती जो शिक्षा, वो राजकोट में आपकी संपन्न हुई है ना। इनके पिताजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके पिताजी यानी कि जो करमचंद्र गांधी थे वो दीवान हुआ करते थे। और ये 3 क्षेत्रों के आपकी दीवान हुआ करते थे। एक क्षेत्र था आपकी पोरबंदर, ठीक है। एक था आपकी राजकोट और एक था आपका बीकानेर। इन 3 क्षेत्रों के नाम याद रखें भाई। इन 3 क्षेत्रों के आपके दीवान कौन हुआ करते थे? इनके पिताजी आपकी करमचंद्र गांधी दीवान हुआ करते थे। ये जो करमचंद्र गांधी थे इन्हें प्यार से लोग कबा के नाम से जाना जाता था, कबा गांधी। इन्हें कबा गांधी के नाम से भी आपकी जाना जाता था। अब शुरुआती शिक्षा जब महात्मा गांधी की आपके राजकोट में संपन्न हुई है तो इन्हीं आपकी, अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो बहुत अल्प आयु में, बहुत ज्यादा आपकी छोटी आयु में, अल्प आयु में, मात्र याद रखें जरूर 13 वर्ष की उम्र में। देखो, ये भी कई बार आता है कि इनका विवाह आपकी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में आपकी इनका विवाह जो है मात्र 13 वर्ष की उम्र में आपकी कर दिया गया था। और इनका विवाह हुआ था आपकी कस्तूरबा गांधी से, ये वाला है ना, नाम याद ही होगा। कस्तूरबा गांधी से बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था, जिन्हें लोग बाग प्यार से आपकी बा के नाम से आपकी पुकारते थे आपकी, है ना। इनसे प्यार से आपकी जो है, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? बा के नाम से। तो बहुत छोटी आयु में इनका विवाह हुआ, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। शुरुआती शिक्षा राजकोट में हुई है। पिताजी का नाम आपकी क्या हुआ करता था? करमचंद्र गांधी है, जिन्हें कबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। माता जी का नाम आपकी पुतली बाई था। 2 अक्टूबर को जन्म, और इसीलिए शायद सभी को याद होगा कि 2 अक्टूबर को हम लोग जो है आपकी वो इन्हीं के जन्म दिवस को विश्व में, पूरी दुनिया में हम लोग मनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस, नॉन वोइलेंस डे। और इनके जन्म दिवस को आपको सबको ही पता होगा, आपकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है।
है ना। ये गांधी जयंती जो है ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। एक होता है 15 अगस्त, है ना, स्वतंत्रता दिवस, और एक होता है 26 जनवरी, और एक होता है आपकी 2 अक्टूबर। ये भी आपको जानकारी होगी कम से कम इसके बारे कि भारत के मात्र 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। नेशनल जो फेस्टिवल है बाय इंडियन गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, आपकी घोषित किए गए, वो केवल आपकी 3 है। एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, एक 15 अगस्त आपकी इंडिपेंडेंस डे है, और एक 26 जनवरी आपकी रिपब्लिक डे है। ये केवल 3 राष्ट्रीय दिवस है। इनको भी जरूर आप पेन डाउन कर लें कि इनका शुरुआती आपके जीवन परिचय केवल इतना ही है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, हमारी कस्तूरबा गांधी से जब विवाह हो गया और इन्हें बा के नाम से जाना जाता था कि इसके बाद अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे, तो अब महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी इसके बाद राजकोट से शुरुआती आपकी पढ़ाई करने के बाद महात्मा गांधी जो है आपकी, ये एक बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, है ना, जो बैरिस्टर होता है, बैरिस्टर उस जमाने में आपके वकील को बोला जाता है, वकील है नहीं, यानी कि जो एडवोकेट होते हैं, वकील या एडवोकेट या बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी जो है वो लंदन चले गए, है ना, लंदन चले गए। अब लंदन जाने के बाद आपकी इन्होंने क्या करा था, वहां पर एक विश्वविद्यालय, इसका नाम है आपकी द इनर टेम्पुल, द इनर टेम्पुल विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय, इसका नाम जरूर ध्यान रखना पड़ेगा भैया आपको। द इनर टेम्पुल विश्वविद्यालय जो है आपकी, इससे आपकी हमारी इन्होंने, ये लंदन में स्थित है ये वाला स्कूल, इस विश्वविद्यालय से आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा टेम्पुल विश्वविद्यालय से वकालत, एडवोकेट या बैरिस्टर की पढ़ाई को किया गया। देखो आपको सब कुछ ही याद रखना पड़ता है, और मैं सभी लोगों से आपकी गुजारिश करता हूँ कि वास्तविकता में ही अगर आप लोग आपकी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कृपया करके पूरी वीडियो को आप जरूर देखा। देखो कोई ऐसा डांस या नृत्य आपकी है नहीं कि आप इसको आपकी स्किप करके देख लें, या बार बार आपकी हमारी इन चीजों को आप स्किप करें, इग्नोर करें, तो देखो इसी से हमारा ही हार्म होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो कृपया करके पूरी क्लासेस को अटेम्प्ट करें, और जितनी क्लासेस हमारी इस यूट्यूब चैनल पर है अपलोड की गई है, अगर आपने सारी क्लासेस को ढंग से अगर एक बार देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपकी 60-70 जीएस आपकी परसेंट जो होगा वो इसी से कवर हो जाएगी। आपसे कहीं से कुछ भी पढ़ने की आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पैसेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, और उसी के साथ आपको स्टडी पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही आप सब लोगों को, है ना। तो किस विश्वविद्यालय से इनके द्वारा आपकी स्टडी की गई थी, पढ़ाई की गई थी, तो तब नाम क्या आएगा आपकी, द इनर टेम्पल विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय से इनके द्वारा पढ़ाई की गई थी आपकी बैरिस्टर या वकील की। अब यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ये वापस भारत आ गए, और वापस भारत आने के बाद आपकी इनके बारे में अगर हम बात करें तो राजकोट में, मुझे सुनना ध्यान से, राजकोट में गुजरात में अच्छा खासा आपके हमारी इन्होंने राजकोट गुजरात में इन्होंने वकील का जो कार्य था वो आपकी शुरू कर दिया, वकील का जो कार्य था वो इनके द्वारा आपकी शुरू कर दिया। शुरुआती पढ़ाई कर ली गई, 1869 में आपकी जन्म हुआ था, और शुरुआती आपकी पढ़ाई करने के बाद राजकोट में बैरिस्टर की पढ़ाई करी, और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वापस आपकी भारत आ गए, और वापस भारत आने के बाद इन्होंने राजकोट में अपना जो एडवोकेट का आपकी एक प्रोफेशन था, जो एक तरीके से अपना बिजनेस था, वो स्टार्ट कर लिया, और वकील के रूप में कार्य करने लगे। अब तभी की बात अगर हम करेंगे तो 1893, अब देखो अब बड़ी सीरियसली आप इन चीजों को लेते रहे, और जैसे जैसे मैं बोलता रहूं आप लिखते रहे। 1893 ईस्वी में ये घटना है आपकी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को सभी जानते हैं ना, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी आपकी प्रोटोरिया है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति रहते थे, एक भारतीय मूल के, और इन साहब का नाम था, भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, और इनका नाम था आपके सेठ अब्दुल्ला। कुछ किताबों में इनको अगर आप पढ़ोगे तो दादा अब्दुल्ला भी लिखा हुआ आता है ना, दादा अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला। ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति आपके कहां पर रहते थे, साउथ अफ्रीका में। इन सेठ अब्दुल्ला साहब को का एक मुकदमा जो था वो साउथ अफ्रीका में चल रहा था। इनका एक मुकदमा दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में चल रहा था। इसी मुकदमे को लड़ने के लिए, इसी मुकदमे को अगर हम बात करेंगे आपकी दक्षिण अफ्रीका में जो मुकदमा इनका चल रहा था, तो सेठ अब्दुल्ला ने इस साउथ अफ्रीका में अपने मुकदमे को लड़ने के लिए आपकी किससे संपर्क किया था, तब आंसर क्या आएगा आपकी, हमारी महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया,
और इन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी की उस समय उम्र भी बहुत ज्यादा अल्प हुआ करती थी आपकी, है ना। तो इन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया सेठ अब्दुल्ला ने कि आप आओ, यानी कि इनसे कहा गया महात्मा गांधी से कि आप दक्षिण अफ्रीका आओ और हमारा आपके मुकदमा आप पैरवी करो उसकी, है ना। दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए इन्हें आमंत्रित किया, आने के लिए इन्हें न्योता दिया, आमंत्रित किया गया और आमंत्रित करने के बाद इनसे अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए आपकी कहा गया। मुकदमा जो था उसकी पैरवी करने के लिए गांधी जी से कहा गया। यानी कि एक बात ध्यान रखना आपकी, हमारी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, तब आंसर आपकी सेठ अब्दुल्ला आएगा या दादा अब्दुल्ला। इनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में आने के लिए आमंत्रित इन्होंने किया था। ये घटना कब की है? 1893 आपकी 1893 ईस्वी में इनके द्वारा आपकी आमंत्रित किया गया था। 1893 में आपकी बैरिस्टर की पढ़ाई करी, शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई? माता पिता, गांधी जी का जन्म, शुरुआत में सब कुछ आपकी हमारी याद हो गया होगा आप सब लोगों के, ठीक है ना। अब जब 1893 ईस्वी में 1893 में 1893 ईस्वी में गांधी जी यहाँ से गए, तो देखो गांधी जी जो है आपकी वो 1893 में, इनकी अगर हम बात करेंगे तो 1893 ईस्वी में ये एक जहाज के माध्यम से, है ना, जहाज के माध्यम से इन्होंने एक यात्रा करी और वो यात्रा थी इनकी मुंबई से डरबन तक की यात्रा थी। डरबन एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का, है ना। तो मुंबई से एक यात्रा इन्होंने डरबन के शहर की करी है। अब मुंबई से डरबन शहर की जब इनके द्वारा ये यात्रा की गई थी, तो इसी यात्रा में अगर हम बात करेंगे तो डरबन में जाने के बाद, डरबन में जाने के बाद इन्हें एक ट्रेन से यात्रा करनी थी और वो ट्रेन से यात्रा करनी थी आपकी डरबन से लगाकर, और ये यात्रा इनके द्वारा की जानी थी आपकी प्रोटेरिया के बीच में, जो साउथ अफ्रीका की इस समय कैपिटल है। तो देखो पहले डरबन उतरे और डरबन से इन्होंने आपकी ट्रेन से यात्रा करनी थी और वो ट्रेन से यात्रा आपकी किस स्थान की करनी थी? आपकी प्रोटेरिया की। इनके पास अगर हम बात करेंगे आपकी जो इस ट्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इस ट्रेन का महात्मा गांधी जी के पास अगर हम बात करेंगे, तो महात्मा गांधी जी के पास आपकी इस ट्रेन का जो था वो एक फर्स्ट क्लास का, जो फर्स्ट क्लास का होता है आपकी वो टिकट था, ये वाला वो टिकट था, है ना, फर्स्ट क्लास का। ठीक है, यात्रा करने लगे, बैठ गए उसी ट्रेन में। तो ये घटना जो है वो 7 जून, ये घटना आप डेट लिख सकते हैं, 7 जून 1893 ईस्वी की है, जब महात्मा गांधी जी आपके डरबन से प्रोटेनिया की यात्रा कर रहे थे। तो उसी आपकी हमारी बीच में, इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है और इस वाले स्टेशन का नाम जो है आप बड़े खूबसूरत अक्षरों में लिखे आपकी, और इस स्टेशन का नाम है आपकी पीटर मोरिट्सबर्ग, ये वाला, है ना, पीटर मोरिट्सबर्ग, ये एक स्टेशन पड़ता है ना। इस स्टेशन पर क्या हुआ था आपकी, पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन की अगर हम बात करें, तो इस स्टेशन पर महात्मा गांधी को अश्वेत कहकर, देखो ध्यान से सुनो ना, महात्मा गांधी को अश्वेत बताकर, अश्वेत, अश्वेत, अभी मैं समझाता हूँ सारी बात, अश्वेत बताकर इस पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन में, स्टेशन पर इस पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया, ये वाला ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये वाला ट्रेन से बाहर। देखो क्या होता था उस जमाने में भी और आज भी आपकी हमारी, एक होता है रेसिज्म और एक होता है रेसिस्ट। रेसिज्म का मतलब होता है आपकी जातिवाद और रेसिस्ट का मतलब होता है आपकी नस्लवाद। तो ये क्या होती है आपकी, दो तरीके के लोग होते हैं, देखो आपने सुना होगा, एक तो होते हैं श्वेत और एक कहते हैं अश्वेत, ये वाला, है ना। अब ये जो होता है ना, इस चीज को कहते हैं आपके हमारे नस्लवाद कहते हैं, नस्लवाद को इंग्लिश में रेसिस्ट बोला जाता है, रेसिस्ट, है ना। रेसिज्म होता है आपकी जातिवाद। देखो रेसिस्ट मतलब ये होता है कि जैसे अंग्रेजी है दोनों का रिलीजियस एक ही, वो भी ईसाई धर्म के हैं, वो भी ईसाई धर्म के, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजों में होते हैं व्हाइट यानी गोरे रंग के, और कुछ होते हैं ब्लैक यानी काले रंग के। तो काले रंग के लोगों में यानी कि आपकी अश्वेत लोगों में, और गोरे रंग के लोगों में यानी श्वेत लोगों में, इनमें बहुत बड़ा एक विवाद रहता है। यानी श्वेत रंग के जो लोग होते हैं पहले भी और आज भी, खैर इतना ज्यादा आपकी हमारी अंतर पड़ा तो है, लेकिन आज भी इन लोगों में आपकी ये हीन भावना होती है कि अश्वेत लोग तुच्छ होते हैं, वो नीची जाति के होते हैं, वो नीचे किस्म के होते हैं। तो उसी रीजन से आपकी ये जो श्वेत लोग होते हैं ना, वो हमारे भारतीयों को, जितने भी भारतीय व्यक्ति होते हैं, भारतीयों को, सभी भारतीयों को ये लोग अश्वेत समझते हैं।
तो इसी अश्वेत घटना के कारण आपकी क्या हुआ, तो सब लोगों को वो अश्वेत समझते हैं, ये है नहीं कि आपकी हमारी कोई भी कि उन्हें वो अश्वेत ना समझते हो। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति है तो हर एक भारत के व्यक्ति को अश्वेत किसके द्वारा समझा जाता है, आपकी हमारी श्वेत व्यक्तियों के द्वारा समझा जाता है। तो इसी घटना में क्या हुआ कि अश्वेत ही समझा गया आपकी हमारी किसको, महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी को जब अश्वेत समझा गया था तो महात्मा गांधी जी को आपकी अश्वेत बताकर पीटर मोरिट्सबर्ग स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, यानी ट्रेन से बाहर कर दिया गया। इनको इनको ये कहा गया कि आप अंग्रेज या श्वेत लोगों के बराबर में बैठने लायक नहीं है, और इसी रीजन से आपको ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है और आपको ट्रेन से उतार दिया गया। पूरी रात 7 जून, उस समय में आपकी साउथ अफ्रीका में जून के माह में आपकी सर्दियां पड़ती हैं, तो सर्दियों में पूरी रात इन्होंने वहीं गुजारी। अब उसके बाद गांधी जी के मन में आपकी हमारी ये आया, तो देखो याद करना कि ये ट्रेन से कहाँ की यात्रा कर रहे थे, तब आंसर क्या आएगा आपकी डरबन से प्रोटेरिया की। कहाँ स्टेशन से बाहर कर दिया गया, तो पीटर मोरिट्सबर्ग में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपकी महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1893 में जैसे तैसे करके आपकी हमारी प्रोटेरिया पहुंचे। और जब ये प्रोटेरिया पहुंचे थे, तो प्रोटेरिया पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहले नस्लवाद को समाप्त करने के लिए आपकी हमारी वहीं पर ठान ली। तो वास्तविकता में सबसे पहले अपना जो सत्याग्रह है वो किस स्थान पर आपके प्रयोग किया गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा आपके साउथ अफ्रीका। अब देखो, अगर साउथ अफ्रीका में हम लोग आपकी डिस्कशन करेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो अब आ जाते हैं, है ना। अब साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। अब सुनते हैं ना मुझे ध्यान से, आपकी नटाल इंडिया कांग्रेस। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी कब की गई थी, 1894 ईस्वी में। और ये कहां पर की गई थी, आपकी दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी, नटाल इंडिया कांग्रेस 1894 ईस्वी में। इसके बाद गांधी जी ने आपकी वहां पर मेन रीजन से आपकी हमारी किसको स्टार्ट किया था, नस्लवाद के विरोध में इन्होंने आंदोलन करने वहां पर स्टार्ट कर दिए। तो एक तरीके से मुकदमा लड़ने तो आपकी किसका गए, सेठ अब्दुल्ला का। लेकिन वास्तविकता में उनके साथ जो एक अनहोनी घटना घटित हुई, इसी अनहोनी घटना को आपकी दूर करने के लिए उन्होंने वहां पर एक आंदोलन को जन्म दिया और वहीं पर ये रहकर आंदोलन करने लगे थे आपकी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी महात्मा गांधी ने, तो दक्षिण अफ्रीका में जब ये रह रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान इन्होंने एक पत्रिका छपवाई थी, और इस वाली पत्रिका नाम था आपकी इंडियन ओपिनियन। देखो नाम याद रखना पड़ेगा आपका, है ना। इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका थी, और इंडियन ओपिनियन पत्रिका। अब अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पत्रिका को आपकी छपवाया गया था, इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका 4 लैंग्वेजों में छपती थी। एक तो थी आपकी हिंदी, एक थी आपकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इसके अतिरिक्त थी आपकी गुजराती, और एक आपकी हमारी भाषा जो थी इसमें तमिल। तो 4 लैंग्वेजों में छपती थी आपकी, यानी कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मैगजीन का वो प्रकाशन करते थे, और उस मैगजीन का नाम क्या रखा गया था, आपकी इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लगातार नस्ल भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया। कुछ हद तक उन्हें वहां पर सफलता भी मिली थी। फिर एक बार आपकी गांधी जी 1901 ईस्वी में आपकी हमारी भारत आए। देखो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार बताता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इतनी सारी बातें अगर आपने लिख ली होंगी, तो उसके बाद आप लिखें अगला टॉपिक हम लिखते हैं, है ना। अब देखो, अगर हम बात करेंगे आपकी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। अगर ये क्वेश्चन आता है तब आंसर आएगा 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन। 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी हमारी उसका रीजन ये है, 1901 ईस्वी में एक मर्तबा गांधी जी जो है आपकी कोलकाता में विधि कार्यालय का स्थापना करने के लिए, कोलकाता में विधि कार्यालय
इसकी स्थापना करने के लिए आपके हमारे भारत में वापस आए थे। और 1901 ईस्वी सबसे पहला गांधी जी का ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में इन्होंने आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। इस आंदोलन की अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता है ना, अध्यक्षता जो की गई थी वो आपकी दिनशा वाचा के द्वारा की गई थी। आपकी ये बातें आपको याद ही रखनी है, मेमोराइज करनी है। इस सबसे पहले, क्योंकि अजीब सा लगता है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि गांधी जी वापस लौटकर 1915 ईस्वी में आए, लेकिन वास्तविकता में गांधी जी एक बार बीच में आपकी भारत तक यात्रा करी थी, अल्प अवधि में वो यात्रा थी, और वो 1921 में, और इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। विधि कार्यालय की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत आए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा आपकी स्थापित होने वाला सबसे पहला आश्रम कौन सा था, सबसे प्रथम आश्रम इनके द्वारा आपकी स्थापित होने वाला जो था वो कौन सा था, तब आंसर आएगा 1904 ईस्वी में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी और जिसका नाम था आपकी फिनिक्स फॉर्म। ये गांधी जी के द्वारा स्थापित होने वाला सबसे पहला आपके आश्रम था, और इसकी स्थापना गांधी जी ने आपकी हमारी कहां पर करी थी, डरबन में। इसी डरबन में आपकी स्थापित फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ एक व्यक्ति रहा करते थे, एक पत्रकार रहा करते थे, और इनका नाम था आपकी C.F. एंड्रयूज। नाम याद रखने जल्दी से, है ना, C.F. एंड्रयूज आपकी सब, ये एक पत्रकार थे, एक जर्नलिस्ट थे, और ये गांधी जी के साथ रहा करते थे। आपकी C.F. एंड्रयूज जो थे, ये गांधी जी के साथ फिर वापस भारत भी आए थे, है ना, वापस भारत भी आए थे, और गरीबों के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव था। इनका C.F. एंड्रयूज का गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, और इसी रीजन से C.F. एंड्रयूज को गांधी जी के द्वारा आपकी दीन बंधु की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो दीन बंधु की उपाधि जो है गांधी जी के द्वारा आपकी किसको दी गई थी, आपकी C.F. एंड्रयूज, जो एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, और ये गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में भी रहे। वापस जब इन्होंने प्रवास किया था भारत का, तो उस प्रवास में भी गांधी जी के साथ आपकी हमारी C.F. एंड्रयूज रहे थे, और C.F. एंड्रयूज को गरीबी के प्रति आपकी हमारी बहुत ज्यादा स्नेह था, गरीबों के लोगों के आपकी भावनाओं को समझते थे, फीलिंग समझते थे, और इसी रीजन से इन्हें आपकी हमारी दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी दी गई थी, है ना। अगर इनके बारे में अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो देखो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किया, बहुत आपकी हमारी रहे। इसके बाद अगर इनके बारे में बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में जो है वो गांधी जी लगभग लगभग 21 वर्ष रहे हैं, है ना। 1893 ईस्वी में गए 21 वर्ष, और वापस जो है भारत, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वापस आपकी ये जो भारत आए हैं वो जनवरी 1915 ईस्वी में भारत वापस आए हैं, और सबसे पहले भारत ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे, और इसीलिए 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आपके, है ना, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपकी हमारी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका से 21 वर्ष रहने के दौरान आपके भारत वापस आए थे, और इसीलिए इस साल आपकी 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। हमारी एक क्लास प्रवासी दिवस पर पड़ी हुई है, पूरी क्लास को एक बार आप ध्यान से देख लेंगे आपकी, है ना। भारत वापस आने के बाद गांधी जी जो है आपकी, जब भारत वापस आए थे, तो भारत वापस आने के बाद आपकी गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन आपके भारत में कराया गया था, भारत में एक पत्रिका का, और इस वाली पत्रिका का नाम रखा गया था आपकी यंग इंडिया। एक मैगजीन इनके द्वारा चलाई गई थी, और उसमें यानी साउथ अफ्रीका में जब तक रहे थे तो इंडियन ओपिनियन, भारत में वापस आए थे तो यंग इंडिया आपकी हमारी एक पत्रिका चलाई गई थी। अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत में आने के बाद जो है, भारत में आने के बाद आने के बाद इनकी सबसे पहली मुलाकात जो है आपकी, इनकी सबसे पहली मुलाकात, है ना, इनकी अगर सबसे पहली मुलाकात के बारे में बात करेंगे तो इनकी सबसे पहली मुलाकात जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी भाई, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी सबसे पहली मुलाकात हुई। अब गोपाल कृष्ण गोखले आपकी हमारी एक सत्यवादी व्यक्ति थे, है ना, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक सत्यवादी व्यक्ति थे, और ये कहा करते थे आपकी कि किसी भी बिना हिंसा के हम लोग आजादी ले सकते हैं, बिना हिंसा के आजादी ले सकते हैं, और इन्हीं से आपके प्रभावित होकर, इन्हीं से आपके गोपाल कृष्ण गोखले के आपके विचारों से प्रभावित होकर जो गांधी जी है आपके हमारी, इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो है आपके हमारी, वो किसे माना था, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ये तो सबसे पहली मुलाकात इन्हीं से हुई, और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की यात्रा के बाद ये कहा था, यानी गांधी जी जब भारत आए थे आपकी, तो इनसे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया था कि पहले वर्ष में तुम मुंह बंद
और आंख खुली रखकर आपकी हमारी मुंह बंद और कान खुले रखकर, कान खुले रखकर भारत की राजनीति को समझे, भारत की राजनीति को समझे। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था गांधी जी के बारे में? वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। तो इन्होंने कहा था कि पहले वर्ष में आप शांत रहें, चीजों को आपकी ऑब्जर्व करें, चीजों को मेमोराइज करें, चीजों को समझें और उसके बाद ही आपकी हमारी रिएक्शन करें। अब अगर आपकी हमारी भारत में पूछा जाता है आपकी, तो देखो ध्यान से सुनना मुझे सारे लोग, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आने के बाद गांधी जी जो है आपकी हमारी इन्होंने, है ना, अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा दिया गया था आपकी सत्याग्रह शब्द, तब आंसर आएगा महात्मा गांधी। ये बात है ना, महात्मा गांधी। मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक बात बता देता हूँ, जब तक महात्मा गांधी जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में रहे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने आंदोलन चलाए, ये वाले है ना, उन आंदोलनों में आपकी हमारी इन्होंने एक तरीके से अपना एक नीति बनाई थी, और वो थी आपकी निष्क्रिय प्रतिरोध। ये बात है ना, निष्क्रिय, देखो समझना चीजों को, आपकी निष्क्रिय प्रतिरोध, ये बात। और भारत में जो आपकी हमारी आंदोलन चलाए थे, इन आंदोलनों की जो नीति थी, जो अप्रोच थी, वो रखा गया था आपकी सत्याग्रह। ये बात गांधी जी आपके कहा करते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध में और सत्याग्रह में आपकी उतना ही अंतर है जितना कि उत्तरी ध्रुव का दक्षिणी ध्रुव से आपकी अंतर होता है। ये आपकी हमारी उनके द्वारा कहा गया था, उतना ही अंतर है जितना उत्तरी ध्रुव का दक्षिणी ध्रुव से। गांधी जी कहते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक राजनीतिक अस्त्र है, राजनीतिक अस्त्र। बल्कि अगर सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे तो ये एक नैतिक शक्ति है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि भारत में आपकी हमारी जब तक वो रहे, भारत में जो आंदोलन उन्होंने चलाए वो सत्याग्रह पर आधारित थे, और दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए वो निष्क्रिय प्रतिरोध पर आधारित थे आपकी, है ना। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे आपकी, तो गांधी जी, अगर ये पूछा जाता है गांधी जी आपकी हमारी किसके समर्थक थे, अगर इनके बारे में बात करेंगे तो गांधी जी आपकी हमारी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावादी आपकी, है ना, दार्शनिक अराजकतावादी। इसको याद रखना, सारे ही क्वेश्चन पूछा गया है, अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी आपकी इस घटना से आपके संबंधित आपके कौन व्यक्ति रहे हैं, आपके गांधी जी। देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है, किसी भी ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें सत्ता को स्थान नहीं दिया गया हो, सत्ता को स्थान देने का मतलब है जिसमें राज्य को स्थान नहीं दिया गया हो आपके, यानी जिसमें जनता के ऊपर शासन करने के लिए कोई भी सत्ता ना हो, कोई भी राज्य ना हो, तो उस वाले आपके हमारी भाई स्थान को क्या बोला जाता है, उस वाली आपकी नीति को क्या कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी राजनीति में क्यों सक्रिय थे, राजनीति, है ना, जो राजनीति होती है आपकी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जो है आपकी वो राजनीति में क्यों सक्रिय थे, तो राजनीति में इनकी आपकी होने का प्रमुख रीजन था जन भागीदारी की सक्रियता, जन भागीदारी की सक्रियता। यानी कि इनका मतलब ये था कि अगर राजनीति में हम लोग रहेंगे तो लोग बागों की जो जन भागीदारी सक्रियता होता है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है कि, तो इस रीजन से दार्शनिक अराजकतावादी सिद्धांत का मतलब होता है जिसमें सत्ता या राज्य को स्थान नहीं दिया गया और उसी के समर्थक थे आपकी, है ना। गांधी जी जो है अगर इसके बारे में बात करेंगे आपकी, तो गांधी जी के द्वारा आपके हमारे जो स्थापित आयाम थे, देखो क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि गांधी जी के द्वारा जो स्थापित आयाम थे उसमें किसको जगह नहीं दी गई थी आपकी, किसको जगह नहीं दी गई थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसको जगह नहीं दी गई थी, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला मान लेते हैं ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपकी हमारी सत्ता, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपकी हमारी नैतिकता, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपकी इसमें मानवता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी किसको जगह नहीं दी गई थी आपकी इनके द्वारा जो स्थापित आयाम थे, तब आंसर आपकी सत्ता आएगा, ये इसका आंसर है, क्योंकि वो सत्ता को नापसंद करते थे। एक तरीके से गांधी जी मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी आपकी हमारी अप्रोच होती है ना, मार्क्सवादी जो नीति होती है उसका समर्थन गांधी जी के द्वारा आपकी किया जाता था, क्योंकि गांधी जी की तरह मार्क्स ने भी कभी भी आपकी सत्ता को अहमियत नहीं दी थी आपकी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा आपकी राम राज्य
स्थापित करने के दो युगल सिद्धांत कौन से थे? तो राम राज्य स्थापित करने के दो युगल सिद्धांत उनके द्वारा आपकी हमारी एक सत्य था और एक आपकी हमारी कौन सा था? अहिंसा। कुछ लोग कहते थे कि सत्य इन्होंने आपके हिंदू धर्म से आपकी हमारी लिया गया था और अहिंसा जो है वो बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म से इनके द्वारा आपके लिया गया है ना। तो एक तरीके से राम राज्य स्थापित करने के दो सिद्धांत थे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहिंसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अहिंसा का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ये वाला सत्य की प्राप्ति का रास्ता इनके द्वारा जो है आपकी वो किसे माना जाता था? आपकी अहिंसा को माना जाता था, है ना। सॉरी बातें आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से आपकी लिखें क्योंकि मैं एक एक चीज आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इनके द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी कि गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने राजनीति में सबसे अंतिम स्थान पर किसे रखा था? आपकी राजनीति में अगर हम बात करेंगे तो सबसे अंतिम स्थान पर आपकी किसे रखा गया था? तो राजनीति में सबसे अंतिम स्थान पर ये हड़ताल को मानते थे और सबसे अगर प्रथम स्थान पर बात करें तो ये उपवास को माना जाता था। उपवास को इन्होंने कई बार आपकी अग्नि बाण के नाम से भी संबोधित किया है गांधी जी ने। सबसे अंतिम स्थान पर अगर इनसे पूछा जाता था कि अगर इनसे पूछा जाता था कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने का इन्होंने सबसे अच्छा रास्ता बताया था आत्मनियंत्रण। ये हमारी है ना सेल्फ कंट्रोल, इन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे प्रमुख हथियार जो है आपकी हमारी उसे आपकी उल्लेख किया था। आपके अगर पूछा जाता है कि गांधी जी आपकी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, गांधी जी सबसे अधिक अगर प्रभावित पूछा जाता है तो आंसर क्या आएगा आपकी हमारी? तब आंसर आएगा यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा और जिस व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया भी होगा सही बार, कई बार मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया है इसका। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित जो थे आपकी हमारी एक किताब थी और इस किताब का नाम है आपकी, और ये आपकी किताब है और इस किताब का नाम आप लिख लें अनटू दिस लास्ट, है ना। एक किताब है आपकी हमारी जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, ये एक किताब है आपकी, है ना। और ये किताब जो है वो लिखी गई थी आपकी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, है ना। रस्किन रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिस किताब का नाम है अनटू दिस लास्ट। इस किताब से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगर पूछा जाता है इस किताब से क्यों प्रभावित थे, क्योंकि इस किताब में एक कथन लिखा हुआ था जिस कथन का नाम था आपकी व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण ही समाज का कल्याण है, व्यक्ति का कल्याण ही समाज का कल्याण है, ये वाला। इसी किताब में आपकी ये वाक्य निर्धारित था, कल्याण है, और इसी वाक्य से सबसे अधिक प्रभावित जो थे वो गांधी जी थे। किस किताब में? आपके अनटू दिस लास्ट में, रस्किन बॉन्ड ने। इसके अतिरिक्त गांधी जी आपकी लिख लें, एक व्यक्ति है आपकी थोरो, इनसे भी प्रभावित है। एक व्यक्ति आपके टोलस्टॉय, इनसे भी प्रभावित है आपकी। तो थोरो से इन्होंने कर लगाने की नीति को सीखा था और टोलस्टॉय से इन्होंने सीखा था आपकी हमारी कि इनके द्वारा आपकी हमारी ईश्वर का राम राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, आपकी ये वाला। तो एक व्यक्ति आपकी थोरो है, एक टोलस्टॉय है और एक रस्किन बॉन्ड है, तीनों से प्रभावित है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से आपकी किस घटना से सर्वाधिक प्रभावित है, किस व्यक्ति से, तो थोरो, टोलस्टॉय, रस्किन बॉन्ड और ऑल ऑफ दिस तीनों आता है तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा आपकी हमारी, है ना। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी जब भारत आ गए थे आपकी, है ना, तो भारत में आने के बाद इन्होंने महात्मा गांधी जी ने 1915 ईस्वी में आपकी गुजरात, है ना, 15 ईस्वी में आपकी गुजरात में अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करी थी और इस आश्रम का नाम क्या था आपकी हमारी? वो रखा गया था सत्याग्रही आश्रम, ये वाला। इस आश्रम का नाम सत्याग्रही आश्रम रखा गया 1915 ईस्वी में और ये गुजरात में अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नाम याद रख लें एक बार, ये भी पूछा गया था कोचरबा। बाद में इस आश्रम को 17 जून 1917 ईस्वी को आपकी साबरमती के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया था। साबरमती जो आपकी जो नदी है ना, इसके तट पर इसे स्थानांतरित कर दिया गया और इसीलिए इस वाले आश्रम का नाम चेंज करके आपकी साबरमती आश्रम रख दिया गया था। ये वाला साबरमती आश्रम रख दिया गया। तो इसका नाम साबरमती आश्रम का शुरुआत में नाम सत्याग्रही आश्रम और उसके बाद इसका नाम चेंज करके आपकी क्या रखा गया था? साबरमती आश्रम। बाद में जब इसको स्थानांतरित किया गया था अहमदाबाद के तट पर आपकी साबरमती नदी के तट पर, है ना। अगर पूछा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आने के बाद सबसे पहला आपकी हमारी सत्याग्रही कब चलाया गया था? तो सबसे पहला सत्याग्रह चलाया गया था 1917 ईस्वी में आपकी हमारी चंपारण,
चंपारण जो है आपकी ये बिहार में पड़ता है, क्योंकि देखो आपकी हमारी तो सबसे पहला आपकी हमारी कौन सा था, उनका चंपारण सत्याग्रह ही था। और चंपारण सत्याग्रह आपकी हमारी जो चलाया गया गांधी जी के द्वारा, कब चलाया गया था, 1917 ईस्वी में। अब मैं इसकी तथ्य समझा देता हूँ, आप लिखना स्टार्ट करें आपकी, ठीक है ना। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो हुआ क्या था आपकी, है ना, जो आपकी बिहार में एक जगह पड़ती है और उस वाली जगह का नाम है आपकी चंपारण। पता तो चल ही गया होगा आपकी हमारी कहाँ पड़ता है, आपकी बिहार में। तो देखो यहाँ क्या था, यहाँ चंपारण में ना आपकी जो अंग्रेज थे वो किसानों के साथ, जो आपकी अंग्रेज थे ये किसानों के साथ आपकी हमारी क्या कर रहे थे, उन्हें मजबूर कर रहे थे। देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात समझाता हूँ, उन्हें मजबूर कर रहे थे नील की खेती करने के लिए। और नील की खेती करने से आपके किसानों का क्या होता है, भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, उसका नुकसान होता है, वो नीचे चली जाती है। तो किसान भूमि की खेती में आपकी भूमि में किसकी खेती नहीं करना चाहते थे, नील की खेती। नील की खेती को इंग्लिश में आपकी इंडिगो कल्टीवेशन बोलते हैं, आपकी इंडिगो कल्टीवेशन, है ना, कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन को वो नहीं करना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने क्या करा था आपकी, इन्होंने किसानों को मजबूर करने के लिए कहा था कि अपने जितने भी है 3/20 भूभाग पर, देखो इस वाली बात को समझ लेना कि 3/20 भूभाग पर अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। उनके द्वारा ये कहा गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। उन्होंने ये कहा किसानों को, जो आपके अंग्रेज, ये वाले अंग्रेज जो बागान मालिक थे, ये अंग्रेज जो बागान मालिक थे, इन्होंने क्या कहा था आपके किसानों से कि जितनी भी आपके पास भूमि है उस भूमि के 3/20 भूभाग पर आप नील की खेती आपकी अनिवार्य रूप से करोगे। और इस वाली प्रथा को जो नाम दिया गया था ना आपकी, वो नाम दिया गया था आपकी 3 कठिया प्रथा के। तो अब इसका मतलब 3 कठिया प्रथा जो थी वो खतरनाक थी, इससे लोग बागों की भूमि कमजोर हो जाती थी आपकी। इसी 3 कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए, यानी कि चंपारण में किसानों की रक्षा करने के लिए अगर हम बात करेंगे, तो ये जो किसान थे इनकी रक्षा करने के लिए इस चंपारण की घटना से, चंपारण की घटना की जो सूचना है ना गांधी जी को, सूचना गांधी जी को आपकी एक व्यक्ति थे, इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इनके द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आपकी हमारी गांधी जी को ये सूचना लखनऊ में दी गई थी। आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि आपको आपकी क्या आगे पढ़ना है। गांधी जी को पूरा मैं डिस्कस करूंगा, 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था आपकी 1916 ईस्वी में, है ना, 1916 में। इसी आपकी हमारी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने चंपारण की सूचना किसे दी थी, आपकी गांधी जी को। और इन्होंने पूरा बताया कि 3 कठिया प्रथा वहां चल रही है और 3 कठिया प्रथा का मतलब आपकी हमारी ये है। तो इसी आपकी 3 कठिया के विरोध में राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर आपकी गांधी जी 1917 ईस्वी में कहा गए, 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के कहने पर आपकी गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए। और चंपारण में जाने के बाद इन्होंने आपकी इस 3 कठिया आपकी हमारी प्रथा के विरोध में एक आंदोलन वहां पर आपकी चलाया था। और इस वाले आंदोलन का नाम जो था वो क्या रखा गया था, आपकी चंपारण सत्याग्रह रख दिया था। और इस सत्याग्रह में आपकी हमारी गांधी जी को सफलता मिली और किसानों को आपकी हमारी किससे राहत मिल गई थी, आपकी 3 कठिया प्रथा से राहत मिली। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला जो मूवमेंट था आपकी इंडिया में, वो कौन सा था आपकी, वो आपकी हमारी भाई चंपारण सत्याग्रह है। किस प्रथा के विरुद्ध चलाया गया था, 3 कठिया। 3 कठिया का मतलब होता है आपकी हमारी भाई 3 भूभाग पर, 20 में से 3 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसकी सूचना गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने दी थी। ये सफलता आपकी हमारी गांधी जी को इस आंदोलन में मिली। उसके बाद गांधी जी के द्वारा दूसरा जो आपकी हमारी सत्याग्रह भारत में चलाया गया है, तो दूसरा सत्याग्रह था आपकी हमारी अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ये गांधी जी के द्वारा आपकी चलाया गया दूसरा सत्याग्रह है। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने आपकी पहली बार, देखो ध्यान से सुनते रहो मुझे, आपकी पहली बार गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल सबसे पहले कब की गई थी, अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान। ये चलाया था इन्होंने आपकी अहमदाबाद सत्याग्रह आपकी फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में। और ये चलाया गया था आपकी मील मजदूरों का साथ देने के लिए, मील मजदूरों का साथ देने के लिए। देखो क्या हुआ था आपकी 1918 ईस्वी में, यहाँ जो अहमदाबाद है यहाँ पर एक बीमारी फैली है आपकी हमारी, और इस बीमारी का नाम था प्लेग। प्लेग बीमारी जब फैली थी तो अंग्रेजों ने जो था यहाँ के मजदूरों को बोनस दिया था, ये वाला।
अब जैसे ही प्लेग बीमारी समाप्त होगी, इस बोनस को समाप्त कर दिया गया था। अब ये जो मजदूर थे, ये इस बोनस को जारी रखना चाहते थे, ये चाहते थे कि बोनस जो है वो जारी रहे। तो गांधी जी के पास आपकी ये लोग गए और इन्होंने कहा कि हमारी आपकी इतनी ज्यादा कम सैलरी है कि बिना बोनस के हमारी गुजर नहीं हो सकती है। गांधी जी ने उन सारे तथ्यों का अवलोकन करा, ऑब्जर्व करा, गहराई के साथ अध्ययन करा, और तब जाके इन्होंने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद आंदोलन चलाया और अंग्रेजों से 35% आपकी बोनस किसको आपकी हमारी दिला दिया गया था भैया, आपके मजदूरों को दिला दिया गया। और इसी वाले आंदोलन को गांधी जी के क्या लिए कहा जाता है, अहमदाबाद सत्याग्रह। और ये किसके लिए, मिल मजदूरों के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह किसके लिए चलाया, किसानों के लिए। और अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए चलाया, मजदूरों के लिए आपके, है ना। उसके बाद अगर हम भारत में बात करेंगे आपकी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी 22 मार्च 1918 ईस्वी को जो है आपकी इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था, और उस वाले आंदोलन का नाम था आपकी खेड़ा आंदोलन। एक और आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, खेड़ा आंदोलन। और ये आंदोलन जो चलाया गया था, ये भी आपकी हमारी वास्तविकता में कर के लिए चलाया गया था। तो ये भी आंदोलन आपके किसके लिए था, किसानों के लिए। क्योंकि देखो 1918 ईस्वी में मैं ऐसी ओरल बता देता हूँ मौखिक, एक बहुत बड़ा आपकी अकाल पड़ा था, एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा, और उस सूखे में खेती नहीं हो पाई। लेकिन किसान जब भी जबरदस्ती कर की वसूली करना चाहते थे, तो उन किसानों से कर की वसूली को आपके हमारी बचाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को आपकी क्या कहा जाता है, आपकी खेड़ा आंदोलन कहा जाता है ना। मैं एक घटना और बता देता हूँ, ये नहीं हम पढ़ रहे थे आपकी चंपारण आंदोलन, इसी चंपारण आंदोलन के दौरान जो है वो आपके रविंद्र नाथ टैगोर ने जो है आपकी वो महात्मा गांधी जी को आपकी महात्मा की उपाधि दी थी आपकी, ये वाली, है ना। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपकी कब दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी आपकी चंपारण आंदोलन के दौरान, यानी 1917 ईस्वी में। अगर गांधी जी को पूछा जाता है आपकी हमारी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सबसे पहले आपकी किसने कहा था, तब आंसर आएगा आपकी 1944 ईस्वी में ये कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उस समय भारत में आपकी एक आंदोलन चल रहा था ना, इंडिया लेफ्ट मूवमेंट। तो उसी आंदोलन के दौरान इन्होंने आजादी फौज रेडियो से संबोधित करते हुए ये कहा था कि भारत की आजादी का अंतिम सत्र स्टार्ट हो चुका है, और इस अंतिम सत्र में हम अपने राष्ट्रपिता से शुभकामनाएं चाहते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपिता की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी, और महात्मा की उपाधि जो है वो इनके द्वारा दी गई थी, है ना। गांधी जी की हत्या सबको याद ही होगा, 30 जनवरी 1950 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। और नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या करी थी ना, तो इसी हत्या के बाद आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ये किसके द्वारा आपकी कहा गया था आपका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी मृत्यु पर, महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे ने मृत्यु करी थी, इनकी गोली मारकर हत्या 30 जनवरी। और इसलिए 30 जनवरी को भारत में आपकी राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में भी आपकी इस तिथि को मनाया जाता है। गांधी जी ने कुछ आपकी हमारी कथन भी कहे हैं, ठीक है। इसके बारे में तो तीनों आंदोलन होंगे। गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें हैं, तो इन्होंने आपकी हमारी बड़े अच्छे कुछ कथन कहे थे, और इन्होंने कहा था कि आपकी कभी भी गलत संसाधन, है ना, इन्होंने कथन कहा था कि गलत साधन हमें हमें सर्वोत्तम मार्ग तक नहीं ले जा सकते, सर्वोत्तम मार्ग तक नहीं ले जा सकते, आपके नहीं ले जा सकते। ये वाला, ये कथन आपकी हमारी किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा आपके हमारी ये कथन कहा गया था। एक और कथन इन्होंने कहा था आपकी, इन्होंने ये कहा था कि जो नैतिक रूप से गलत है, जो नैतिक रूप से गलत है, वह वह राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता, वह राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये भी आपकी हमारी किसके द्वारा कहा गया था आपकी, वो भी गांधी जी के द्वारा आपके कहा गया था। इन्होंने कहा जो राजनीतिक रूप से नैतिक रूप से गलत है, वो राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा। और गलत साधन हमें कभी भी आपकी जो निगेटिव रिसोर्सेज होते हैं वो सही रास्ते तक हमें नहीं ले जा सकते हैं आपकी हमारी, है ना। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी गांधी जी के बारे में, तो इन्होंने आपकी सबसे पहले आपकी हमारी कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी आपकी, है ना, बर्बादी, उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये बात सर्वोत्तम व्यवहार है।
तो ये भी आपके हमारे किसके द्वारा कहा गया था, गांधी जी के द्वारा आपके हमारे कहा गया था। इनके बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी की आपकी जो आत्मकथा रही है आपकी, उसका नाम था आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये वाली है ना, विद माई ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है, इनकी गांधी जी की आत्मकथा। एक और किताब इन्होंने लिखी थी आपकी हिंद स्वराज, ये किताब भी आपकी हमारी किसके द्वारा लिखी गई है, आपकी महात्मा गांधी। तो एक तो किताब ये है, और इनकी जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है वो माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, आपकी ये दोनों किताबें आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत में कितनी प्रकार आपकी हमारी आए, कैसे आए, कहाँ स्थापित किए गए थे, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपकी हमारी, है ना। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी ने आपकी शुरुआत में इन्हीं आपकी हमारी कामों को भारत में अंजाम दिया, और इन्हीं कामों के तहत इन्हें आपके हमारे भारत में जाना जाता है। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरा प्रारंभिक जीवन परिचय मैंने आपके सामने इनके सामने यहाँ रखा है, कृपया करके आप ध्यान से इन चीजों का मेमोराइज कर ले और पढ़ ले। आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं हम गांधी जी के टॉपिक को आपकी पूरा करें, इनके जितने भी मूवमेंट है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो पूरा आपकी 1 या 2 या 3 क्लासों में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले समय में आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। कृपया हमारे चैनल को सभी लोगों तक आपकी पहुंचाएं, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे आपके हमारे चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से एजुकेशन में बने रहिए। गुड बाय।